पहला डेटा जो हमारे सामने आ रहा है, सीधे दिखाइए पहला डेटा। तमिलनाडु का एग्जिट पोल इस वक्त वोट परसेंटेज में आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए वोट परसेंटेज तमिलनाडु, सीधे सीधे फ्लैश करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये है हमारा पहला एग्जिट पोल का डेटा और हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु। एनडीए 22.43%, इंडिया 42.03%, एआईएडीएमके 12.22%, अदर्स 23.32%। जी हाँ, तो देखिए वोट प्रतिशत हमने आपको बता दिया और इसके बाद हम आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे और इसके सामने अब आपके सामने आंकड़ा आने वाला है। एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा तमिलनाडु का वोट प्रतिशत के बाद देखिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी सीट किसको मिल रही है और हम रेंज नहीं बताएंगे, हम आपको सीधे सीट बताने वाले हैं। तो देखिए आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन को 35 सीट मिल रही हैं, तो एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में कुछ नहीं, एआईएडीएमके प्लस को कुछ नहीं, यानी 4 सीटें एनडीए को और 35 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु से देखिए उम्मीद थी बीजेपी को कि यहां पर वो कुछ बढ़त बनाएंगे और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के इस आंकड़े। ये जो आपके सामने डेटा है इसको जरा ध्यान से देखिए। तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो 35 सीटें ऐसी है जहां पर कभी भी बीजेपी नहीं जीती है। डाउन साउथ 132 में 91 सीट्स ऐसी है जिसको बीजेपी ने कभी नहीं जीता है, लेकिन यहां पर ये आपके सामने इंडिया अलायंस 35, तमिलनाडु एनडीए 4, यहां पर ये आंकड़ा आपके सामने सबसे पहले तमिलनाडु का आ चुका है। अब किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए दिखाइए जरा किसको कितनी सीटें। ये देखिए जरा, अब ये फैक्टर्स, बीजेपी 2, कांग्रेस 8, डीएमके 21। सुमेरा नेक्स्ट। जी हाँ, देखिए एआईएडीएमके का तो खाता ही नहीं खोल रहा। पीएमके को 1 सीट मिल रही है, ओपीएस को 1 सीट मिल रही है, लेफ्ट को 4 सीटें मिल रही हैं, एमडीएमके को 1 सीट मिल रही है, बीसीके को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में कुछ नहीं। और देखिए साथ ही आप जो ये आंकड़ा देख रहे हैं इसमें आप प्लस का फिगर भी देख रहे हैं और माइनस का फिगर भी देख रहे हैं। प्लस जब हम बता रहे हैं यानी बीजेपी को +2 मिल रही है, यानी बीजेपी के पास पहले कुछ नहीं था, यहां पर बीजेपी को अब 2 सीट मिल रही हैं, यानी +2 है वो। इसी तरह से आप बाकी पूरे आंकड़े को भी देखिए। पीएमके को 1 सीट मिल रही है, +1 है, यानी उनको ये सीट मिल रही है। इससे पहले उनके खाते में कुछ नहीं था, अब उन्हें 1 सीट मिल रही है। और इसी तरह से आप कांग्रेस पार्टी और डीएमके के आंकड़े को भी देख सकते हैं। जहां नुकसान हो रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। एमडीएमके को भी 1 सीट मिल रही है, तो उनको भी +1 सीट है, उनको फायदा हो रहा है। तो जहां नुकसान है जहां फायदा है वो भी हम आपको अपने इस आंकड़े में दिखा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर तमिलनाडु की, जिसमें जो लगातार कोशिश थी बीजेपी की, एनडीए की कि उन्हें बढ़त मिले, वो होता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल में। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलने का अनुमान। बड़ी खबर, बीजेपी को 2 सीट एग्जिट पोल में, कोयंबटूर और तिरुनेलवेली जीत सकती है बीजेपी। ये बड़ी खबर। 2019 में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। एग्जिट पोल में तमिलनाडु, डाउन साउथ पूरी ताकत लगा दी गई थी बीजेपी की तरफ से। सीधे चलेंगे शिव के पास। शिव, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो जरा इस पर अपना टेक बताइए मुझे, जिस तरीके से आप लोगों ने एनालाइज किया इसको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बोला, बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी और अन्नामलाई जी ने भी बहुत वहाँ पे जान लगाई और उनको हमारे सर्वे के हिसाब से रिजल्ट थोड़े से तो मिल ही रहे हैं। वोट शेयर में जंप होगा हमारे हिसाब से। और जो 2 सीटें आपने बताई, कोयंबटूर और तिरुनेलवेली, वो उनको मिलने की उनकी होप होनी। इस पे आइए शिव मेरे साथ, जरा मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लेके आऊंगा और मुझे बताइए शिव, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर जिसको कहा जाए जहां पर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए दिखाई दे रहा है, और इंडिया के बाद में भी बारे में पूछेंगे। अगर आप यहां पर आ पाए शिव। ये देखिए जरा, संदीप जरा आपको इस बार फिर इसको जरा देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपसे समझना चाहूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है, जो एनडीए है उसको 4 यहां पर दिखाई दे रहे। एक्सप्लेन करिए शिव हमें। ये कोयंबटूर में और तिरुनेलवेली में, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कन्याकुमारी में भी काफ़ी फाइट बीजेपी ने दी है, लेकिन हमारे पोल में नहीं शो कर रहा है कि वो जीत पाएंगे। बाकी जो दोनों सीटें हैं वो उनके पार्टनर्स की हैं, जो मैं संदीप जी में आपको अभी दिखाएंगे। एक ये धर्मपुरी है और जो दूसरी वाली सीट है वो है रामनाथपुरम। वहाँ पे ये 4 सीटें हैं तमिलनाडु में जो बीजेपी अभी स्कोर कर सकती है। अभी थोड़ी ही देर में अभी वापस अगर आएंगे तो हम आपको परसेंटेज भी बता पाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये समझना जरूरी है। मैं सीधे सीधे हेमंत सर के पास आऊंगा। हेमंत सर,
डाउन साउथ बीजेपी ने बड़ी फोकस किया, बड़ी ताकत लगाई। ये जो अभी एग्जिट पोल है आपका, इसको लेकर एनालिसिस क्या है? निशांत, प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से तमिलनाडु को फोकस में रखा। उत्तर भारत में उनका जनाधार, उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी का जनाधार बढ़ चुका था, वहाँ बढ़ने की संभावना नहीं थी। दक्षिण से ही सीटें आनी थी, तो तमिलनाडु को उन्होंने फोकस किया। अब आप सोचिए, बिना AIADMK के छोटी छोटी पार्टियों के साथ 22% का वोट शेयर लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी को अगर कोई सीट नहीं भी मिलती है तो 22% वोट मतलब द्रविड़ राजनीति के खिलाफ एक राजनीति का व्यापक प्लेटफॉर्म बीजेपी ने वहाँ बना लिया। दूसरी बात, जो 2 सीटें जो मैं समझता हूँ कि जो 2 सीटें तमिलनाडु में NDA को मिल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक रामनाथपुरम जो OPS जीत रहे हैं बीजेपी के समर्थन से, इस आंकड़े में जीतते हुए आ रहे हैं, जिसमें रामेश्वरम सीट है। दूसरी कन्याकुमारी, जिसमें बहुत क्लोज फाइट है, केवल 1-1.5% से बीजेपी आगे है। लेकिन मुझे लगता है कन्याकुमारी और रामेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी का जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस राजनीति जो काशी तमिल संगमम उन्होंने पिछले 3 साल से किया। तमिलनाडु के 400 लोग हर रोज काशी आते थे, हर रोज स्पेशल ट्रेन से, और जाते थे। तो तमिलनाडु के लोगों का उत्तर भारत में एक्सपोजर, अहमदाबाद में एक्सपोजर, सुब्रमण्यम भारती का समारोह बनारस में करना और अन्नामलाई को तमिलनाडु का नेतृत्व देना, जो आप जानते हैं कि IPS अफसर हैं, बहुत लड़ाकू हैं, उन्होंने तमिलनाडु के हर जिले में जाके बीजेपी का संगठन खड़ा किया। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, 22% वोट शेयर लेना तमिलनाडु में। ये जो आप बता रहे हैं, 1 मिनट जी सर आप अपनी बात, सर एक सेकंड सर, आप अपनी बात रखिएगा। हम बता दें, हमारे एक दर्शक हैं नरपत सोनी, पाली सीट के बारे में जानना चाहते हैं, वो मैं उनको बता दूं ताकि वो उसका आंकड़ा निकाल कर रखें। आप अपनी बात देखिए, तमिलनाडु में हो सकता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाए। लिखवा के रख लीजिए, अगर तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट मिल जाए। कैसा ध्यान रखा है प्रधानमंत्री ने 5 साल तमिलनाडु का? मनरेगा का पैसा नहीं दिया, प्रोजेक्ट्स रोक लिए, बिल रोक लिए, गवर्नर ने रेगुलर कंस्ट्रक्शन किया, रेगुलर गवर्नर तंग करता रहा गवर्नमेंट को। तमिलनाडु की जनता ये भी समझती है। इन्होंने हाइप जरूर क्रिएट किया है प्रेस का, वो तो पूरी प्रेस ने क्रिएट किया है। इसका मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल ये दिखाएंगे कि साउथ में जहाँ से सिर्फ कर्नाटका में इनको 1 आध सीट मिलेगी, 2, 4, 5, बाकी पूरे साउथ में ब्लैंक जाने वाली है बीजेपी। एक तेलंगाना में थोड़ा सा गेन हो सकता है। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है सर? जनता हमारे साथ जुड़ रही है। इसमें जोड़ दूं, वेस्ट बंगाल में CPM को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ना मिले कोई बात नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी तमिलनाडु में जीत रही है, ठीक है, नहीं जीत रही है। ओके दिनेश, बीजेपी को कर्नाटका में 15 सीट का नुकसान हो रहा है। ठीक है दिनेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं। जनता यहां पर इंतजार कर रही है कि उनकी सीट का क्या हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 0120490993 इस पर फोन करिए, पूछिए अपनी सीट, जैसे अभी एक सज्जन ने पूछा है। जिन्होंने पूछा है, नरपत सोनी ने पाली सीट के बारे में पूछा है, वो नतीजा बता देते हैं। संदीप जी, किसी नहीं किया है। हम हाँ, तो हम अभी हम नहीं बता सकते। वही बताएंगे जो हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु के बारे में पूछ सकते हैं, यानी आप पाली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंतजार कीजिए, आप देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तब जबकि हम आपके राज्य की का आंकड़ा सामने रख देंगे तो हम पाली सीट के बारे में भी बताएंगे। तो आप बने रहिए, आप एग्जिट पोल देखते रहिए। नरपत सोनी जी को मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन जहां का हम एग्जिट पोल दिखा बारी का इंतजार कीजिए, उसका आंकड़ा हम सामने रख सकते हैं, उनकी सीटों के बारे में हम बात कर सकते हैं। नरपत सोनी जी, आप जरूर देखते रहे TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल। लेकिन अब हम केरल की बात करने वाले हैं। केरल का आंकड़ा क्या कहता है? केरल का आंकड़ा अब हमारे सामने आने वाला है। सबसे पहले आएगा वोट प्रतिशत, यानी केरल में किसको कितना वोट प्रतिशत मिला है, वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले केरल की तस्वीर दिखाते हैं आपको, एग्जिट पोल का वोट प्रतिशत क्या कहता है केरल का, और ये आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। केरल का NDA को 23.03%, इंडिया को 59.36% और अन्य के खाते में 17.61%। ये है केरल की तस्वीर। सीटों का आंकड़ा भी आपके सामने इसके बाद आएगा। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन को 59.36% वोट मिल रहा है, तो वहीं NDA को भी 23.03% वोट मिल रहा है। केरल में भी क्या तस्वीर ये सीटों में दिखाई देती है इसकी, आइए वो भी देख लेते हैं। उसका आंकड़ा भी अब आपके सामने आने वाला है। तो तमिलनाडु के बाद अब केरल की बात। दक्षिण में लेकिन क्या
और आगे भी बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है एनडीए की। केरल में भी क्या उन्हें कुछ सीट मिल रही है या नहीं, क्या ये जो वोट प्रतिशत है उनका 23% का, क्या वो सीटों में परिवर्तित हो रहा है या नहीं, और कितनी सीटें उन्हें मिल रही हैं, ये बड़ा सवाल होगा जरूर। केरल एक हाई पॉइंट था इस इलेक्शन में, क्योंकि ना सिर्फ वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी ने इसको एक बहुत हाई स्टेक इलेक्शन बनाया था। ये देखिए वोट परसेंट आपके सामने है। अब सीटें, एनडीए एक सीट, मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी सीट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूडीएफ, केरल की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए यूडीएफ 16, एलडीएफ 3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है आपके सामने। केरल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एनडीए 1, यूडीएफ 16, एलडीएफ 3, अदर 0, कुल सीटें 20 है। और केरल की अगर बात की जाए, बहुत हाई स्टेक इलेक्शन था ये आपके सामने केरल का जो डेटा है वो सामने आ रहा है। किसको कितनी सीट मिली है आइए दिखा दें सुमेरा। किसको कितनी सीट मिली है वो डिवीजन भी दिखा देते हैं इसके भीतर। तो देखिए बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। ये जो 1 सीट मिल रही है एनडीए को, वो दरअसल बीजेपी को मिल रही है +1, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। यानी इससे पहले बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी केरल में, और अब वो 1 सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल रही है, लेकिन उन्हें नुकसान हो रहा है। आईयूएमएल को 2 सीट मिल रही है। इसके अलावा केईसी को 1 सीट मिल रही है। आरएसपी को कोई सीट नहीं मिल रही है। सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है, यहाँ पर उन्हें 1 सीट का फायदा हो रहा है। सीपीआई को 1 सीट मिल रही है, उन्हें भी 1 सीट का फायदा है। केईसीएम को कोई सीट नहीं मिल रही, उन्हें 1 सीट का नुकसान हो रहा है, और अन्य के खाते में कुछ नहीं है। तो देखिए ये तस्वीर, लेकिन इसमें भी हेडलाइन तो यही होगी कि बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वापस आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल को लेकर। देखिए केरल में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, और एलडीएफ का क्या स्थिति है, क्या यही होने वाला है? ये भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सारे के सारे एग्जिट पोलों में आप साउथ का जो नैरेटिव गढ़ा गया है कि बीजेपी साउथ में आएगी, बंकम है। सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। तेलंगाना में इसलिए कि बीआरएस एकदम बैठ गई, कुछ नहीं किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी उनके साथ आ गई, अदरवाइज बीजेपी का वहां कोई खेल नहीं है। पर एलडीएफ के बारे में तो बात करिए आप, बीजेपी का तो बता रहे हैं। मेरा भी यही कहना था, एक मिनट मेरी बात नहीं, आप उसके बाद आसानी से कहेंगे। मैं समझता था कि क्यूबा, केरल और जेएनयू में ही कम्युनिस्ट पार्टी का अब अस्तित्व रह गया है, लेकिन केरल में भी इस तरह से कम होना और 3 सीटों पर सिमट जाना, ये मुझे लगता है वाकई चिंता की बात है। ये ऐसा है, हेमंत जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 स्पीचों में कम्युनिस्टों को गाली दी है। सबसे बड़ा चैलेंज वो कम्युनिस्टों से फेस करते हैं आइडियोलॉजिकली। 11 स्पीचों में उन्होंने कम्युनिस्टों को गाली दी है। केरल में नहीं, बंगाल में नहीं, त्रिपुरा में नहीं, उत्तर भारत में। ठीक है, तो केरल में इस वक्त जो आंकड़ा दिख रहा है एग्जिट पोल का, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? सुमेरा जी, केरल में हमेशा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कंटेस्ट रहता है। बीजेपी की वोट बढ़ रही है, ये हम मानते हैं, ये हमें भी रिपोर्ट। मैं एक बार देखना चाहूंगा शिव, क्या आप तैयार हैं केरल का बताने के लिए हमें? केरल का क्या हाल है? जी बिल्कुल, आइए मैं शिव के पास चलता हूं, एक बार देखते हैं। ये भी बता दें के रमेश वायनाड के बारे में जानना चाहते हैं, तो वायनाड का आंकड़ा के रमेश वायनाड के बारे में संदीप जी को देखिएगा का जो सवाल है उसका जवाब। शिव ये भी बताइए कि केरल की कौन सी सीट है यहाँ और क्या हो? जी बिल्कुल शिव बताइए जरा हमें। और सीपीएम का वोट कहाँ चला गया? जी ये बताइए शिव। इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर आप देखते हैं रही है, और यहाँ पे सीपीएम सीपीआई, बट जो मेन है यहाँ पे, ये जो एक स्पॉट दिख रहा है आपको, ये थ्रिसुर है। थ्रिसुर है जहाँ पे हमारे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है बीजेपी के लिए, जहाँ पे सुरेश गोपी जी खड़े हो रहे हैं, शायद एक्टर रह चुके हैं पहले, तो उनका है। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है जो बीजेपी की तरफ आया है। ओके संदीप जी, वायनाड के बारे में के रमेश जी ने पूछा है, बताइए जरा। मैं निकाल रहा हूँ। बढ़िया, हाँ वायनाड के बारे में के रमेश जी ने पूछा है, जरा बताइए हमें वायनाड का क्या हाल है। उसके बाद हमारे बाहर जो मेहमान है उनके पास चलेंगे। जी हाँ, वायनाड का आंकड़ा सामने आए, वायनाड की तस्वीर सामने आए, उससे पहले हमारे साथ नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज कांग्रेस पार्टी से हैं। नीरज, ये क्या अब दुविधा होगी वायनाड के बारे में? लगातार बात हो रही थी कि वायनाड के बाद राहुल गांधी ने बताया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले इस वजह से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां का मतदान हो जाए। सुमेरा जी, वैसे तो 2 प्रदेशों के आपने आंकड़े निकाल दिए हैं, लेकिन हम तो आपको ये बता देते हैं कि जो नारा हमने बीच चुनाव में दिया था कि भाजपा साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, उसी स्थिति में रहेगी। आज जनता का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रख दिया, आप सरकारी एग्जिट पोल सामने रख रही हैं, तो हम उसके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जो अशोभनीय हो जाए। लेकिन देश की जनता ने
कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को इस बात के लिए मैंडेट देने का पूरा मन बनाया था, अब जो ईवीएम में कैद है 4 तारीख को खुलेगा, कि इस देश के अंदर एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग सरकार बनेगी। इस बात के आगे और पीछे की बाकी सारी बातों की विवेचना हो जी। और केरल और तमिलनाडु में ठीक है, आपको ठीक है। दिखेगा कि जो सबसे मैं बड़ा आपके पास failed वापस आ रहा हूं सर, वायनाड को लेकर सुमेरा। जी हाँ, वायनाड का आंकड़ा जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं शिव? वायनाड के बारे में जानना चाहते थे हमारे दर्शक। वायनाड में क्या हो रही है? वायनाड में जो आंकड़ा आ रहा है, राहुल गांधी जी वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं। इंडिया का वोटिंग परसेंटेज करीबन 60% है और इंडिया वहाँ पे 23 और अदर्स है अराउंड 15.5%। ये जो बताया इन्होंने, और आईएनसी का पर्टिकुलरली अगर हम लोग ले तो 43%। 43% अगर ये बात की जाए, लेकिन अब कर्नाटक आपको दिखाने जा रहा हूं। नहीं यशवंत, निशांत, एक मतलब एक पॉजिटिव बात है जो मैंने आपसे पहले कही थी कि एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण को टारगेट किया था, उद्देश्य बनाया था। तो केरल में भी पिछले चुनाव में एनडीए 15% वोट पाई थी, इस बार 23% वोट पा रही है। तो आप ये समझिए वो अपनी जमीन का विस्तार कर रहे हैं, सीटें भले न मिल रही हों, जमीन का विस्तार कर रहे हैं। अभी आपने तमिलनाडु देखा, केरल देखा, और दोनों को आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट और राइट पर देख सकते हैं। लेकिन डाउन साउथ की अगर बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक का एग्जिट पोल और वोट प्रतिशत सीधे आइए, ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है, प्लेट ऑन। ये देखिए कर्नाटक की अगर बात की जाए, पहला यहां पर ये देखिए कुल सीट जो है 28 से एनडीए 50% के ऊपर, 50.52%, इंडिया 43.56%, अदर्स 5.92%। ये है कर्नाटक का वोट परसेंटेज कर्नाटक का। और कर्नाटक के रिजल्ट्स कितना बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं सुमेरा। देखिए वोट प्रतिशत में एनडीए आगे दिखाई दे रहा है इंडिया से, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। सीटों में कैसे परिवर्तित होता है वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि हम बात करें केरल में जमीन तलाश रहे हैं, वहां बढ़े हैं, तमिलनाडु में बढ़े हैं, तो क्या हो रहा है कर्नाटक में ये जानना बहुत जरूरी है। कर्नाटक में जहां पहले से उनकी जमीन थी वहां पर देखिए किस तरह की स्थिति है। तो देखिए एनडीए को 20 सीटें यहां पर मिल रही हैं, इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं यहां पर, और नए के खाते में कुछ नहीं, 20 सीटें एनडीए को, यानी जो उनके पास सीटें थी वो उस तरह की बढ़त को यहां पर अभी भी बनाए हुए हैं। यहां से बहुत उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, वो उम्मीद उनकी पूरी होती भी दिखाई नहीं दे रही है। ये एलिफेंट की विक्ट्री लैप आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये आपके सामने है। हालांकि हाथी तो केरल के काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें मैसूरू के भी, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये अब जो है वो आपके सामने है। सुमेरा बताइए जरा। जी हाँ, हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए हम आपको ये भी बताएंगे समय समय पर कि बहुमत के आंकड़े के कौन कितने करीब पहुंच रहा है, कौन उससे कितना दूर है, तो वो भी बार बार आपके सामने आंकड़ा आएगा जो दिखाएगा। तो देखिए ये है बहुमत का चुंबक, बहुमत है 272 का, कौन कहां तक पहुंच रहा है। तो देखिए इंडिया गठबंधन अभी 62 पर है, बहुमत से 210 सीट दूर है। तो यहां एनडीए 25 सीटें जीत चुका है और 247 कदम दूर है बहुमत तक पहुंचने से। तो देखिए 272 का ये बहुमत और का ये अभी साउथ का हाल है, डाउन साउथ, जो अगर कहा जाए एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी है, डाउन साउथ में अभी जो हाल है। उसके बाद ये बहुमत का चुंबक आपके सामने है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए कौन कितना नजदीक, कौन कितना दूर, ये हमारे सामने आ रहा है। अभी तक जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अगर बात की जाए तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की, लेकिन कर्नाटक की, शिव अगर हम कर्नाटक की बात करें तो आप जरा, मैं चाहूंगा हमें दिखाएं कि कर्नाटक में कहां कहां गेन्स और मेजर गेन्स हुए। मैं देख रहा हूं ये पूरा कलर ही इसका चेंज हो रहा है, और जरा हमें बताइएगा, और ये टर्न अराउंड के पीछे की वजह बताइएगा, खासकर बेल्ट वाइज अगर आप हमें बता पाए। आइए बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न, ये गुलबर्गा की साइड है, यहाँ पे जो कांग्रेस का ज़्यादा इम्पैक्ट है। जो कर्नाटका के बेंगलोर के आसपास की सीटें हैं, मैसूर, हसन, यहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ है, जहाँ जेडीएस के साथ डायरेक्ट कंपटीशन था कांग्रेस का। जहाँ तक बात है कि आप अगर पर्टिकुलर सीट की बात करें तो जो प्रजन्ना की सीट है वो शायद स्विच हो गई थी। एग्जिट पोल से पहले हमारे पास कुछ और नंबर आ रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो नंबर आए हैं वो उल्टे हो गए थे। तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहाँ पे लोकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, वहाँ उस एरिया में, जेडीएस के एरिया में।
बीजेपी जहां तक मुझे लग रहा है 28 कम हुई है, लेकिन एक कांग्रेस का एक और एंटी इनकम्बेंसी को ब्रेक करके उनने अपना काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखा हुआ है। अभी तक कांग्रेस इससे ज़्यादा डेंट कर सकती थी भाजपा को कर्नाटका जैसे स्टेट में, जहां पे वो अभी अभी जीत के आई है। अभी अगर हम इसको डिवाइड करें, साउथ की ये मेजर स्टेट्स हैं, लेकिन अब आंध्रा तेलंगाना आगे उसकी बढ़े भी बात निशान, है, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो मैसूर सीट के बारे में जानना चाहते हैं। राजीव जानना चाहते हैं मैसूर सीट के बारे में, तो वो आंकड़ा आप निकाल कर रखे हैं। मैसूर सीट के बारे में जानकारी देंगे राजीव आपको। निशान जी सर, जो गेन्स बीजेपी को उम्मीद थी कि साउथ में उनको हो सकते हैं, उनको लग रहा था कि नॉर्थ में उनको नुकसान हो सकता है, ऐसा एनालिसिस था। साउथ में आप उनको वो गेन्स होते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तक तो साउथ में गेन हुआ है। कर्नाटक में कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है शिव? कर्नाटक में कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को? 8, पिछली बार शायद 25 आई थी, तो 5 सीटों का नुकसान। बीजेपी को 5 सीटों का कर्नाटक में नुकसान हो रहा है। सर टोटल 7 सीट, क्योंकि 2 जेडीएस जीत रही है, 18 भाजपा जीतेगी। 7 सीटों का नुकसान है। और वोट प्रतिशत में भी 1% का नुकसान बीजेपी को है, और इंडिया को 2% का ज़्यादा फायदा है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों में जब वो सरकार बनाती है तो वोट प्रतिशत में कम रहती है, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज़्यादा रहता है, लेकिन सरकार बीजेपी बनाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें लीड ज़्यादा होती है, और जो हाँ ये जीतते हैं वो कम लीड वाली सीट होती है। इसलिए वोट प्रतिशत में हमेशा एनडीए कम और कांग्रेस ज़्यादा दिखाई देती है। इस बार भी वही हो रहा है, क्योंकि देखिए कर्नाटक में जो तस्वीर अभी दिख रही है, 7 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, तो 7 सीट का फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। फायदा जरूर हुआ है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जितना वो उम्मीद कर रही थी कि उसे इससे ज्यादा शायद फायदा हो पाए विधानसभा की जीत के बाद, उसे वो लोकसभा में और ज्यादा सीटों के साथ परिवर्तित कर पाए, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैसूर सीट में क्या हो रहा है वो अगर हमें बता दें शिव, क्योंकि राजीव ये जानना चाहते थे। जी, मैसूर की अगर बात करें, बीजेपी वहाँ पे 53.24 93% वोट ला रही है, कांग्रेस वहाँ पे 41%, 53 सॉरी, और अदर्स वहाँ पे है जो 5.5% के करीब है। लेकिन बीजेपी काफ़ी आराम से वहाँ पर आगे है बिल्कुल। और कविता जानना चाहते हैं शिवमोगा सीट के बारे में, तो वो आंकड़ा भी आप निकाल के रखें। हम अगले सवाल का रुख करते हैं इस बीच। निशान कविता शिवमोगा से। अब एमन सर, बड़ा सवाल जो है वो मन में बार बार ये आता है, जैसे आपने कहा कि उनका वोट शेयर बढ़ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी कंपैरेटिव है। नहीं, मुझे लगता है लोग ये जानना चाहेंगे कि बेंगलोर रूरल से डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश आगे हैं। ओके, जेडीएस अपनी एक सीट हासन हार रहा है। ये कुछ उलटफेर है, वहाँ कुछ उलटफेर है। लेकिन जैसे हमने केरल की बात की, हमने तमिलनाडु की बात की, अब कर्नाटक की बात कर रहे हैं। अब सम टोटल अगर देखा जाए तो ओवरऑल वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन कर्नाटक में जो लॉस हुआ और जिस तरीके से वो कंपैरेटिव है, वो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? निशांत, मुझे लगता है कि ये जो प्राज्वल रेवन्ना का मामला आया सेक्सीडी वाला, उसके बाद जो चुनाव का चरण था उसमें वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं एक नुकसान की वजह ये भी मानता हूँ, और दूसरी बात ये है कि बीजेपी की सेकेंड रैंक लीडरशिप वहाँ अब येदियुरप्पा के बाद एक खालीपन है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का नेतृत्व है, और येदियुरप्पा के बाद एक वैक्यूम है, और नेतृत्व कोई मजबूत नेता नहीं है बीजेपी के पास। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। जी हाँ, लेकिन शिवमोगा का हाल एक बार फिर से जान लेते हैं, इसके बाद आपको तेलंगाना का आंकड़ा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। क्या यहाँ पर भी कोई बढ़त बनाई है बीजेपी ने, एनडीए ने, या नहीं? क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि यहाँ पर जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ क्या उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है या नहीं? वो सब सवाल आपको जवाब मिलेंगे तेलंगाना का आंकड़ा जब आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवमोगा में क्या हो रहा है शिव? जी, शिवमोगा में बीजेपी 56% के करीब वोट परसेंटेज हमारे सर्वे में जो आ रहा है, और आईएनसी है वो 37% के करीब है। यानी सीधे तौर पर, साफ तौर पर बीजेपी इस सीट को जीतती हुई दिखाई दे रही है, शिवमोगा की सीट। जी हाँ। लेकिन अब तेलंगाना का वोट प्रतिशत सामने रख देते हैं आपके। तेलंगाना का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है हमारे एग्जिट पोल में, आइए वो आपके सामने रखते हैं। पहले वोट प्रतिशत आपके सामने आएगा, और उसके बाद सीटों में कैसे परिवर्तित हो रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये है वोट प्रतिशत।
एनडीए को 41.46% वोट मिल रहा है, तो इंडिया गठबंधन को 36.97% वोट मिल रहा है। डीआरएस प्लस को 15.33% वोट मिल रहा है। एआईएमआईएम को 2.27% और एनडीए के खाते में 3.97%। तो देखिए एनडीए को यहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा मिल रहा है इंडिया गठबंधन से। बीआरएस को 15.33% वोट प्रतिशत उनके खाते में है। तो किस तरह से ये सीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देखना दिलचस्प होगा। तेलंगाना में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान, ये देखने के लिए आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। तो देखिए हैदराबाद की चार मीनार और तेलंगाना की अगर बात की जाए, आंकड़ा जी निशा, तेलंगाना की अगर बात की जाए तो एनडीए 7 और इंडिया 8 और बीआरएस प्लस ये 1 आ रही है यहां पर, और एआईएमआईएम 1, और शायद वो असदुद्दीन ओवैसी ही होंगे। एआईएमआईएम की अगर बात की जाए यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तेलंगाना को लेकर जब वहां पर स्टेट इलेक्शन हुए तो आपने देखा कि वहां पर राहुल गांधी के जो रोड शो था उसका मैजिक चला, लेकिन यहां पर एनडीए क्या इन 7 सीटों से खुश होगी, ये जानने के लिए हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। लेकिन शिव, ये जो तेलंगाना का आंकड़ा है अगर आप हमें बता पाए, पहले जरा दिखाइए, जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो बताइए जरा। जी हाँ, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस तरह से है। बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं और उन्हें गेन हो रहा है 3 सीटों का। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, उन्हें गेन हो रहा है 5 सीटों का। बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, उन्हें नुकसान हो रहा है 8 सीटों का। एआईएमआईएम जस की तस बनी हुई है, 1 सीट उन्होंने पहले जीती थी, एक अब सीट जीत रहे हैं और अन्य के खाते में कुछ नहीं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले हमारे एक दर्शक हैं जो हैदराबाद सीट के बारे में जानना चाहते हैं, वसीम हैदराबाद सीट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आंकड़ा भी शिव आप रखिएगा। लेकिन ये तस्वीर एग्जिट पोल की तेलंगाना की। हमारे साथ इस बीच तेजस्वी सूर्या जुड़ गए हैं, बीजेपी के युवा नेता और खुद उम्मीदवार, खुद कैंडिडेट भी बैंगलोर दक्षिण से। तेजस्वी, बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है लेकिन पिछली बार की तुलना में नुकसान हो रहा है, और जितना बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 7 सीट का लगभग नुकसान हो रहा है, उतना ही कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? मैडम, सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन को, देश की जनता को, आप जैसे मीडिया को और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशंस को, व्यक्तियों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 4 जून को परिणाम जो भी आएंगे, भारत जीत चुका है, भारत में लोकतंत्र जीत चुका है एंड द वर्ल्ड इज टेकिंग नोट ऑफ दिस। ये पूरी मतलब भारत की जीत है, भारत के लोकतंत्र का जीत है। एंड एज फार एज आपके एग्जिट पोल के जो नंबर्स है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। 4 तारीख को जब परिणाम आएगी, जनता जब बोलेगी, आपके एग्जिट पोल से ज्यादा नंबर्स भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मिलेंगे और तीसरी बार रिकॉर्ड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैडम, आप सोचिए, लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज आपके एग्जिट पोल भी नरेंद्र मोदी जी के पॉपुलैरिटी को दर्शा रहा है। हर एग्जिट पोल 350 के ऊपर का नंबर्स दिखा रहा है और आप तो 383 दिखा रहे। TV9 इज शोइंग 380 समथिंग फॉर एनडीए। मतलब ये विश्व के इतिहास में, मैं भारत का नहीं बोल रहा हूं जी, पूरे विश्व के आप इतिहास में जब देखते हैं, ऐसा एक दूसरा उदाहरण आपको विश्व स्तर पे नहीं है जहां तीसरी बार जनता के बीच में, इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने सारे विविधता भरे देश में, जब तीसरी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं और वापस इतने बड़े मात्रा में वो लेकर वापस आ रहे हैं, इसका तुलना पूरे विश्व में नहीं है। This shows that Prime Minister Narendra Modi is a once in a multi-generation leader. जी तेजस्वी, अभी हमने एग्जिट पोल का पूरा आंकड़ा सामने नहीं रखा सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन हेमंत शर्मा जी हमारे साथ हैं और वो आपसे सवाल लेना चाहते हैं। मेरे लिए कहा है जी, मैं सवाल नहीं पूछना चाहता। मैं ये बताना चाहता था कि तेलंगाना में बीजेपी को सीटों में सिर्फ 3 सीटों का फायदा हो रहा है। 4 थी और 7 सीटें हो रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो पिछली बार 19% था और इस समय 41% है। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से
ये बहुत बड़ा विस्तार है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि दक्षिण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव फैला लिए हैं, उसका ये एक मजबूत उदाहरण है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बीआरएस वहाँ से हाशिए पे चला गया है। तो बीआरएस के जो बड़े नेता थे वो तो कांग्रेस में चले गए और बीआरएस का जो वोटर है वो बीजेपी में चला आया है। तो ये एक बड़ा विभाजन है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये उनका टेक था, लेकिन तेजस्वी आपसे सवाल ये है कि क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है। ओके, हाँ गो अहेड सर, बताइए। तेलंगाना में इस बार बीआरएस का खाता भी नहीं खोलेगा। बीआरएस विल बी 0 तेलंगाना में। और बीजेपी में कल भी बीजेपी के जो अपने 8-10 उम्मीदवार, प्रमुख उम्मीदवार थे, उन सबसे मेरा बातचीत कल रात भी हो रहा था। उन सब के मत है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में डबल डिजिट सीट्स भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो देखेंगे, आपका एग्जिट पोल जनता के मूड का एक इंडिकेशन है और वोट शेयर उतना बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसका कन्वर्शन भी होगा। और कई सीट्स पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर है वो कम मार्जिन से है। सो इन मेनी सीट्स द विक्ट्री, द वोट शेयर कैन आल्सो ट्रांसलेट इनटू अ सीट कन्वर्शन। तेजस्वी, क्या वी आपको थिंक दैट ऐसा वी आर लगता गोइंग है? टू हैव अ डबल डिजिट सीट्स इन तेलंगाना। ठीक है तेजस्वी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल जो है वो अभी आपके सामने जो डेटा दिखा रहा है, ये स्क्रीन्स को देखिए आप जरा। ऊपर का जो डेटा है वो अभी तक का पार्टी वाइज डेटा है, अलायंस वाइज डेटा है, और लेफ्ट एंड राइट में स्टेट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, और यहां पर ये देखिए जरा, यहां पर वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए, कुल सीट 25, एनडीए 49.60, इंडिया 2.66% इंडिया, और वाईएसआरसीपी 43.55%, अदर्स 4.19%। अब यहां पर सीट वाइज देखना जरूरी है, ये सीट कहां पर जाती है, टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी, सीट वाइज देखते हैं अब आपको जरा। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आइए सबसे पहले दिखाइए क्या क्या यहां पर सीट का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये देखिए, एनडीए 12, इंडिया 0, वाईएसआरसीपी 13 और अदर 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनडीए 12, इंडिया 0, वाईएसआरसीपी 13, अदर 0। जी हाँ, देखिए इसके बाद हम आपको इसका ब्रेकअप भी दिखाएंगे, पार्टी वाइज किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। और इसमें देखिए तस्वीर और खुलकर सामने आ जाती है कि किस तरह से एनडीए में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 2 सीट मिल रही हैं, 2 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। वाईएसआरसीपी को 13 सीटें मिल रही हैं, लेकिन वाईएसआरसीपी को 9 सीट का नुकसान हो रहा है। टीडीपी को 9 सीट मिल रही हैं, उन्हें लगभग 6 सीट का फायदा हो रहा है। और जेएसपी को 1 सीट मिल रही है, उन्हें 1 सीट का फायदा हो रहा है। तस्वीर लेकिन पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है, बीजेपी को 2 सीट का फायदा है और बीजेपी के साथ जो टीडीपी है उनके साथ गठबंधन में है उन्हें फायदा हो रहा है। और इसी तरह से साफ तौर पर फायदा एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं बहुमत का चुंबक। ये देखिए, अब जरा बहुमत के चुंबक की अगर बात की जाए, कौन कितना नजदीक कौन कितना दूर, ये देखिए 228 यहां पर आ जाइए। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो 202 दूर, 70 का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुमत के चुंबक से ये इतना दूर है। सुमेरा जी हाँ, देखिए एनडीए गठबंधन को 44 सीटें अभी तक हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मिल रही हैं और वो 228 सीटें दूर हैं बहुमत के चुंबक से। तो कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ये भी बता दें कि अभी हम दक्षिण के राज्यों की बात कर रहे हैं, वहां पर 44 सीटों तक पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन। बहुमत के आंकड़े से 228 सीटें दूर हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका, कुछ देर में हम महाराष्ट्र का आंकड़ा भी सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक जो दक्षिण का आंकड़ा हम सामने रख रहे हैं उसमें एक तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीटें भी मिल रही हैं बीजेपी को, एनडीए को वहां पर भी बढ़त मिल रही है जहां पर उनकी पहले मौजूदगी नहीं थी, और वोट प्रतिशत भी उनका बढ़ रहा है। चाहे वो केरल की बात करें आप, चाहे तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यानी जिस मुहिम के साथ वो आगे बढ़े थे उसका फायदा उन्हें जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। जी, अगर एग्जिट पोल्स कुछ दिखा रहे हैं, वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, पर रिजल्ट डे पे पता चलेगा कितना है, क्या हकीकत है, कितना लोगों ने समर्थन दिया है, क्या उनका वोट शेयर रहा है।
तो मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। पर ये बात स्पष्ट है, जिस तरीके से एक माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 300 से 370 भारतीय जनता पार्टी लाएगी, उससे वो काफी दूर लग रहे हैं। और आपका अभी मैं आंकलन देख रही थी, 202 शायद आप इंडिया अलायंस को दिखा रहे हैं और 228 करीब कुछ बीजेपी को दिखा रहे हैं, if I'm not mistaken, एनडीए। इज दैट करेक्ट? जी हाँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि इट इज इतना डिफरिंग नहीं है जैसे 400 का कह रहे थे और 100 के अंदर अंदर ऑपोजिशन आ जाएगा। तो दिख रहा है इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट। और भारतीय जनता पार्टी जितना कॉन्फिडेंस से थी, अगर उनकी कहीं कहीं बढ़त होगी, कहीं कहीं घटौती भी होगी, खास करके महाराष्ट्र में देखिए, अब राजस्थान के भी आंकड़े सामने दिख रहे हैं, आप बाकी सारे राज्यों में देखिए, वेस्ट बंगाल में भी हमको इतनी बढ़त नहीं मिलेगी। प्रियंका, बात ये हो रही थी कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ऐसे तो बात 400 पार भी हो रही थी ना, ऐसे तो बात 300 पार भी हो रही थी, ऐसे बात तो 370 भी हो रही थी, ऐसे बात ये भी हो रही थी कि 100 के नीचे नीचे कांग्रेस पार्टी आ जाएगी और जो विपक्ष है वो सिमट जाएगा, विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, चुनावी मौसम में बातें होती हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि दक्षिण में ये वोट कन्वर्जन हो सकता है, वोट शेयर बढ़े, पर सीट कन्वर्जन होगा वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। जी अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। जो हमने तस्वीर अभी तक आंध्र प्रदेश की देखी है, उस पर मैं हेमंत सर का एक टेक लेना चाहूंगा। और प्रियंका जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान के शर्मा जी बीजेपी से आ चुके हैं, मेरे साथ अतुल पाटिल जी कांग्रेस से आ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सर, आपका टेक। निशांत, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है आंध्र से। आंध्र में पिछली दफ़ा YSRCP को 49% वोट मिले थे, इस बार वो घट के 43 हो गए। पिछली बार एनडीए को 40% वोट मिले थे, इस बार वो बढ़ के 49 हो गए, वहाँ भी विस्तार हुआ। रोचक बात क्या है कि इससे पता चलता है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। जब लोकसभा में वोट देना हो रहा है तो वहाँ के लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं, पर विधानसभा में वही मतदाता जगन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। जगन की पार्टी YSRCP आगे है। इसका मतलब है कि वहाँ का जो मतदाता टीडीपी को भी वोट कर रहा है, वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां का जो मतदाता वोट कर रहा है, अगर ओवरऑल वहां पर पिक्चर देखी जाए तो वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है।